ये वीडियो केवल प्रशंसकों द्वारा बनाया गया स्पष्टीकरण और टिप्पणी है। सभी अधिकार मूल लेखक, चित्रकार और प्रकाशक के हैं। उचित उपयोग। अध्याय 141, इंटेल वर्थ अ मिलियन। नमस्कार प्रिय, मैं हर किसी को खोजने के लिए जुटाने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ। हम इसे ढूंढ लेंगे, हम निश्चित रूप से पाएंगे। चिंता मत करो, तुम्हारे वापस आने से पहले मैं निश्चित रूप से हमारी लड़की को घर ले आऊंगा। मैं वादा करता हूँ, अब रोना बंद करो, अपने आप को बीमार मत करो। मुझे मारा जाना चाहिए, मैं सजा का हकदार हूँ। जब वह वापस आएगी तो मैं तुम्हें इसे तुम्हारी इच्छानुसार संभालने दूंगा, ठीक है? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। तियान जियानमिंग ने अपनी पत्नी को फोन पर सांत्वना देने में 10 मिनट से अधिक समय बिताया, इससे पहले कि उसकी भावनाएं कुछ शांत हुई। फोन रखने के बाद उसने चिंता से भरे चेहरे के साथ सिगरेट सुलगा ली। तियान जियानमिंग ने वीचैट खोला और अपने मोमेंट्स और कई वीचैट समूहों में कुत्ते को खोजने के लिए उच्च इनाम नोटिस अग्रेषित किया। फोटो में गुलाबी रंग के कान, बैंगनी रंग की पूंछ और गुलाबी बनियान पहने हुए एक प्यारा सा बिचौन है। तियान जियानमिंग इस वर्ष 53 वर्ष के हैं, निसंतान है और जिस छोटे बिचौन को उन्होंने खो दिया है वह एक पालतू कुत्ता है जो उनकी पत्नी झाओयंग के पास 6 वर्षों से अधिक समय से है। दंपति के बच्चे नहीं हो सकते, इसलिए उन्होंने अपनी सारी भावनाएं इस छोटी सी बिचौन पर डाल दी, इसे अपनी बेटी मानकर। हर महीने वे केवल कुत्ते के भोजन, स्नान और देखभाल के खर्च पर 4 से 5 हजार युआन खर्च करते थे, जो एक बच्चे के पालन पोषण से कम नहीं है। छोटा बच्चा घर में सबसे ऊंचा दर्जा रखता है, यहां तक कि तियान जियानमिंग से भी ऊंचा। काम के कारण झाओ यंग छोटे बच्चे को तियान जियानमिंग की देखभाल में छोड़कर एक सप्ताह के लिए दूसरे शहर की व्यापारिक यात्रा पर चली गई। परिणामस्वरूप पहले दिन जब तियान जियानमिंग छोटे बच्चे को बाहर ले गया तो वह परिचितों के साथ बातचीत करने में इतना व्यस्त हो गया कि जब तक उसे होश आया तब तक छोटा बच्चा जा चुका था। तियान जियानमिंग ने कुत्ते को खोजने में मदद करने के लिए हर किसी को इकट्ठा किया, पूरे पड़ोस में खोजा, लेकिन वह नहीं मिला। उस रात झाओ यंग छोटे बच्चे के साथ वीडियो चैट करना चाहता था और तभी तियान जियानमिंग को कबूल करना पड़ा कि उसने कुत्ता खो दिया है। इस वजह से झाओ यंग उससे तलाक लेना चाहती थी। अपने नन्हे मुन्नों को जल्द से जल्द ढूंढने के लिए जोड़े ने चर्चा की और कुत्ते के लापता होने की सूचना पोस्ट की। जो कोई भी कुत्ते को ढूंढने में उनकी मदद करेगा उसे 60,000 युआन का इनाम मिलेगा। इनाम पोस्ट करने के बाद से पिछले कुछ दिनों में कुछ लोगों ने उनसे संपर्क किया है, लेकिन उनके द्वारा लाए गए कुत्तों को देखकर तियान जियानमिंग उनके कुत्तों से कोई अंतर नहीं बता सके। हालांकि झाओ यंग केवल एक नजर से बता सकती है और उसने पहले ही इनाम के लिए धोखा देने की कोशिश कर रहे 3 लोगों को बेनकाब कर दिया है। सस्ते दाम पर एक छोटे से बिचन की कीमत बस कुछ हजार हो सकती है। 60,000 युआन के इनाम के प्रलोभन का सामना करते हुए यह अपरिहार्य है कि कुछ लोग योजना बनाने की कोशिश करेंगे। औसत व्यक्ति के लिए सभी कुत्ते एक जैसे दिखते हैं, लेकिन मालिक के लिए उनका कुत्ता एक तरह का होता है। हाल ही में परेशानियों की कोई कमी नहीं हुई है, मैं इतना बदकिस्मत कैसे हो गया? तियान जियानमिंग ने असहाय होकर आह भरी जब उसका फोन अचानक बजा तो कॉलर आईडी में और तियान दिखा। हेलो और तियान, आप आ गए हैं? अपने भतीजे को सीधे अंदर ले आओ। ठीक है। फोन पर कुछ शब्दों का आदान प्रदान करने के बाद तियान जियानमिंग सोफे से उठे और दरवाजे की ओर चले गए। जैसे ही वह बाहर निकला उसने देखा कि मवेशी फार्म से बूढ़ा तियान एक लंबे सुंदर युवक को गेट से अंदर ले जा रहा है। बॉस, यह मेरा भतीजा जियांग ताओ है। जियो ताओ, ये हमारा बॉस है, राष्ट्रपति तियान। तियान जियाओगुआंग जियांग ताओ को तियान जियानमिंग से मिलने ले आए और मुस्कुराहट के साथ उनका परिचय कराया। वास्तव में वहां रास्ते में उसने पहले ही तियान जियानमिंग को जियांग ताओ से मिलवाया था। अब ये महज एक औपचारिकता थी। नमस्कार राष्ट्रपति तियान, आपसे मिलकर अच्छा लगा। हेलो जियांग ताओ, अंदर आओ, अंदर बातें करते हैं। जियांग ताओ के बारे में तियान जियानमिंग की पहली धारणा काफी अच्छी थी। उन्होंने खुशी खुशी दोनों को लिविंग रूम में आमंत्रित किया और उन्हें सीटें दी। यह एक छोटा सा विला था जिसे ग्रामीण इलाके में तियान जियानमिंग के पुराने घर से दोबारा बनाया गया था, जहां वह आमतौर पर नहीं रहते थे। वह कभी कभार ही दोस्तों को चाय और पेय के लिए आमंत्रित करता था। बैठने के बाद उन तीनों ने शब्दों को बर्बाद नहीं किया और सीधे पशु फार्म के हस्तांतरण पर चर्चा करने लगे। तियान जियानमिंग ने पहले से ही किसी से खेत की संपत्ति का मिलान करवा लिया था। कुल कितने मवेशी, उनका कुल वजन, फार्म में कितने उपकरण थे और कितना चारा, सब कुछ विस्तृत और संपूर्ण था। इस बार तियान जियानमिंग बहुत ईमानदार थे, उन्होंने मुफ्त में भोजन उपकरण देने की पेशकश की। मुख्य लेन देन अभी भी खेत में मवेशी और शेष सामग्री थी। वर्तमान में अभी भी 106 मवेशी हैं, जिनका कुल वजन 63,600 जिन है। मौजूदा बाजार मूल्य के अनुसार चारे की कीमत लगभग 280,000 युआन है। अपने व्यापारिक साझेदार का सामना करते समय जियांग ताओ ने मवेशी बाजार में आशावाद और विश्वास व्यक्त किया, लेकिन तियान जियानमिंग का सामना करते समय ये बिल्कुल विपरीत था। उन्होंने ऐसे शब्द कहे जो तियान जियानमिंग के दिल पर वार करने लगे। 2023 से घरेलू मवेशियों की कीमतें सबसे निचले स्तर पर पहुंच गईं, फिर भी 2025 तक इसमें कोई उछाल नहीं आया।
इसके बजाय बाजार में हर साल अधिक से अधिक आयातित गोमांस देखा गया, जिससे घरेलू बाजार सिकुड़ गया। अमेरिका, ब्राजील और मेक्सिको जैसे देशों में प्राकृतिक घास के मैदान और बड़े पैमाने पर प्रजनन वातावरण के साथ विशाल भूमि और विरल आबादी है। इसके अलावा उनके पशुधन उद्योग ने पहले ही पैमाने, मशीनीकरण और स्वचालन हासिल कर लिया है। प्रजनन से लेकर कसाई काटने और प्रसंस्करण तक अधिकांश चरण मशीनों द्वारा पूरे किए जाते हैं। इसके विपरीत घरेलू पशुधन उद्योग अत्यधिक विखंडित बना हुआ है। प्रजनन और श्रम लागत दोनों ही काफी अधिक है। आयात कर की एक परत के साथ भी आयातित गोमांस अभी भी घरेलू गोमांस से सस्ता है। 2024 में देश में लगभग 2.74 मिलियन टन गोमांस का आयात किया गया, जो घरेलू पशुधन किसानों पर प्रभाव का संकेत देता है। घरेलू गोमांस पालन उद्योग को अपना पुराना गौरव फिर से हासिल करना मुश्किल हो सकता है। भविष्य में व्यक्तिगत किसान कम हो जाएंगे और स्केलिंग और आधुनिकीकरण प्रमुख रुझान होंगे, एक प्रमुख इंटरनेट कंपनी के सुअर फॉर्मों में देखे गए आधुनिकीकरण की तरह। अध्याय 142, इंटेल 1 मिलियन के लायक। हजारों सुअरों को पालने के लिए बस कुछ कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। इससे श्रम लागत में काफी बचत होती है और लागत में कमी और दक्षता में सुधार होता है। संक्षेप में, जियांग ताओ के विचार में इस उद्योग की संभावनाएं काफी सीमित हैं। वह निवेश करेगा या नहीं यह अभी भी अधर में है। यदि कीमत सही है तो वह निवेश करेगा, यदि नहीं तो इसे भूल जाओ। आखिरकार कुछ सौदेबाजी के बाद जियांग ताओ 13 युआन प्रति पाउंड की कीमत पर तियान जियानमिंग के साथ सहयोग के इरादे पर सफलतापूर्वक पहुंच गया। गायें, जिनका कुल वजन 63,600 पाउंड और कुल कीमत 826,800 युआन है, साथ ही फीड लागत के लिए 280,000 युआन। जियांग ताओ अपने रोजगार को जारी रखते हुए पशु फार्म में सभी श्रमिकों को काम पर रखता है। गांव के किसानों के लिए पशु फार्म द्वारा कब्जा की गई भूमि का मुआवजा अब से जियांग ताओ द्वारा किया जाएगा। कुल 1,106,800 युआन की राशि का भुगतान जियांग ताओ द्वारा 3 महीनों में 3 किश्तों में किया जाएगा। पहली किस्त 500,000 युआन है, दूसरी 400,000 युआन है और अंतिम किस्त शेष राशि का निपटान करेगी। कल तियान जियानमिंग को औपचारिक अनुबंध का मसौदा तैयार करने के लिए कोई मिल जाएगा। एक बार अनुबंध पर हस्ताक्षर हो जाने और पहला भुगतान हो जाने के बाद जियांग ताओ पशु फार्म का संचालन अपने हाथ में ले सकता है। राष्ट्रपति तियान यहाँ एक सुखद सहयोग है। सुखद सहयोग। कार्य समाप्त करने के बाद जियांग ताओ और तियान जियानमिंग ने हाथ मिलाया और अलविदा कहा। तियान जियानमिंग उन दोनों को बीजिंग प्लेट मर्सिडीज GLS में चढ़ते हुए देखते हुए अपने घर के प्रवेश द्वार तक ले गए। दूसरे भाई, बातचीत कैसी रही? ड्राइवर जियोबिंग ने निवेश परियोजना की प्रगति के बारे में चिंता के साथ पूछा। जियांग ताओ हंसे, सफलतापूर्वक सुरक्षित। वैसे क्या ये प्रोजेक्ट सचमुच पैसा कमा सकता है? नहीं। पू पू पू, बचकानी मासूमियत, बचकानी मासूमियत। दूसरे भाई के नेतृत्व का पालन करें। देर सबेर मेरे पास अपनी खुद की बड़ी बेंज होगी। तीसरे भाई, तुम कहाँ थूक रहे हो? घृणित, तुम वही हो जो घृणित है। कैसा भाई अपनी बहन से ऐसे बात करता है? कुछ ही देर में भाई बहन फिर से झगड़ने लगे। आप दोनों वर्षों में थोड़ा भी नहीं बदलते, हमेशा बहस करना पसंद करते हैं। पीछे की सीट पर बैठे तियान जियाओगुआंग ने मुस्कुराते हुए सामने दोनों की ओर देखा। उसकी कुछ धुंधली आंखें समय में पीछे की ओर यात्रा करती हुई लग रही थी और उन्हें फिर से बच्चों के रूप में देख रही थी। 20 साल से भी पहले भाई बहन बस छोटे बदमाश थे। बहन हर दिन अपने भाई के साथ साए की तरह चलती रहती थी। यहाँ तक कि अगर उसका भाई उसे दिन में दर्जनों बार आंसू बहाने के लिए चिढ़ाता तो भी वह अपनी नाक और आंसू पोंछती और उसका पीछा करती रहती। देखते ही देखते 20 वर्ष से अधिक का समय बीत गया। भाई का परिवार और करियर है और बहन की शादी की उम्र हो गई है। उनका मासूम भाई बहन का रिश्ता वैसा ही है जैसा बचपन में था। ये है परिवार, ये है भाई बहन का प्यार। अब वह अपने 50वें वर्ष में है, आजीवन कुंवारे हैं। यहाँ तक कि उनकी बहन भी उन्हें हमेशा एक बच्चे की तरह ही मानती है। उनके माता पिता के निधन के बाद उनकी बहन उनकी और भी अधिक देखभाल करती थी। अक्सर उनके लिए कोई अच्छा साथी न मिलने के लिए खुद को दोषी मानती थी। शादी के बारे में तियान जियाओगुआंग ने तब सोचा था जब वह छोटा था, लेकिन ये स्पष्ट रूप से ऐसा कुछ नहीं था जिसकी वह केवल कामना कर सके और उसे घटित कर सके। उन्होंने 18 साल की उम्र में डेटिंग शुरू की, लेकिन 38 साल की उम्र तक उन्हें कोई साथी ढूंढने में सफलता नहीं मिली, इसलिए बाद में शायद ही किसी ने उन्हें नए लोगों से मिलवाया। जैसे जैसे वह बड़ा होता गया, विवाह और पारिवारिक जीवन के बारे में विचार धूमिल होते गए। कुंवारा होना ठीक है, अच्छा खाना पीना और परिवार के बारे में चिंता न करना ये बुरा नहीं है। शाम, जियांग बिंग द्वारा उसे पशु फार्म में वापस ले जाने से पहले तियान जियाओगुआंग ने अपनी बहन के घर पर एक और रात्रिभोज किया। जैसे ही उसने सोचा कि पशुबाड़ा जल्द ही उसके भतीजे का हो जाएगा, तियान जियाओगुआंग को गर्व की अनुभूति महसूस हुई और वह और भी अधिक समर्पित हो गया। उसने अपनी टॉर्च ली और कई बार खेत में गश्त की। वह पहले कभी इतना मेहनती नहीं हुआ था। ... जियांग ताओ के माता पिता के घर पर रात के खाने के बाद जियांग वेन और ओल्ड सन शतरंज के खेल के लिए अंकल तियानमिंग को खोजने के लिए अगले दरवाजे पर गए।
दोनों भतीजे जियांग परिवार की प्रिय जियांग जू के साथ आंगन में आतिशबाजी और फुलझड़ियां जला रहे थे। अपने चाचा को छोड़ने के बाद जियांग बिंग लौट आया और उनके पास बैठकर खरबूजा खा रहा था। दूसरे भाई, दूसरी भाभी और माँ की बातें सुन रहा था। आह, तुम्हारे भाई और तुम्हारे बच्चे दोनों अब इतने बड़े हो गए हैं और तुम्हारे चाचा को अभी भी पत्नी नहीं मिल पाई है। जब वह बूढ़ा हो जाएगा और चल फिर नहीं सकता तो उसकी देखभाल कौन करेगा, उसकी देखभाल कौन करेगा। आह। अपने भाई की शादी का जिक्र होते ही तियान जियाओमी ने एक लंबी आह भरी। यह मुद्दा लगभग उसका जुनून बन गया था। सबसे बड़ी बहन के रूप में अपने माता पिता के निधन के बाद तियान जियाओमी को अपने भाई की वैवाहिक स्थिति के बारे में बेहद चिंता थी। वह हमेशा अपने भाई का समर्थन करना चाहती थी, उसे पत्नी ढूंढने में मदद करना चाहती थी, लेकिन ऐसा करने की उसकी क्षमता नहीं थी। अपने 2 बेटों के साथ घर बनाना, शादी करना और बच्चे पैदा करना, हर पहलू एक वित्तीय बोझ था। वह केवल अपने भाई को वृद्ध होते हुए एक वृद्ध अविवाहित युवक से, जिसे लोग आजीवन कुंवारा कहते थे, परिवर्तन करते हुए अपराध बोध से देख सकती थी। जूली ने अपनी सास का हाथ पकड़कर सांत्वना भरे शब्द कहे, माँ, ज्यादा मत सोचो, शायद अंकल की किस्मत अभी तक नहीं आई है। जब आएगी तो हो सकता है कि इस साल उनकी शादी भी हो जाए। आह, उसकी उम्र में भाग्य के बारे में बात करते हुए मैं बस आशा करता हूं कि उसे एक साथी मिले। दिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक वह एक महिला है और पागल या मूर्ख नहीं है। तुम्हारे चाचा के अकेले बुढ़ापे के बारे में सोचकर मैं परेशान हो जाता हूं। वह मेरा इकलौता भाई है। आह। शुरू में हल्का फुल्का माहौल तब कुछ गमगीन हो गया जब चर्चा चाचा की शादी पर आ गई। माँ, इसे ज्यादा मत सोचो, जैसा कि आपकी बहू ने कहा था, जब भाग्य आता है तो आप उसे रोक नहीं सकते हैं, और जब भाग्य नहीं होता है तो आप उसे मजबूर नहीं कर सकते हैं। जियांग ताओ ने हंसते हुए एक उदाहरण साझा किया। बीजिंग में मेरे मकान मालिक, जिनकी उम्र 70 के दशक में है, हमारी पिंक काउंटी की एक चाची से मुलाकात हुई और उन्होंने कुछ ही समय में डेटिंग शुरू कर दी। चाचा केवल 50 वर्ष के हैं, गोधूली रोमांस के लिए अभी भी समय है। 50 की उम्र में भी बहुत देर नहीं हुई है, लेकिन ये सिर्फ एक अलग मामला है, सामान्य तरीका नहीं। और आप, तीसरा, अभी भी वहां खाना खा रहे हैं। आप पहले से ही। अध्याय 143, इंटेल 1 मिलियन के लायक। अरे नहीं, मुझे अभी अभी याद आया कि कुछ महत्वपूर्ण चीज है जो मैंने अपनी दुकान पर पूरी नहीं की है। माँ, आप लोग बातें करें, मैं अब वापस जा रहा हूँ, अलविदा। जियांग बिंग खुशी खुशी किनारे बैठकर बातें सुन रही थी। तभी अचानक उसे एहसास हुआ कि विषय उसकी ओर स्थानांतरित हो गया है। उसने अपना मुंह पोंछा, खरगोश की तरह तेजी से भाग गई। मत जाओ, तुम्हारी चाची वांग तुम्हें किसी से मिलवाना चाहती है। देखो तुम्हारे पास मिलने का समय कब है। आपने क्या कहा? मैं आपकी बात नहीं सुन सकता। टिल्ड टिल्ड टिल्ड। कुछ ही सेकंड में जियांग बिंग पहले ही सामने के गेट से बाहर निकल चुकी थी। वह तीसरा बच्चा। वह इस वर्ष पहले से ही 27 वर्ष की है। उसकी उम्र के लोगों के पहले से ही 3 बच्चे हैं। वह क्या कर रही है? क्या वह जीवन भर के लिए घुमक्कड़ बनना चाहती है? जब भी तियान शियाओमी ने अपनी सबसे छोटी बेटी की शादी का मुद्दा उठाया तो उसे गुस्सा आ गया। पिछले वर्षों में उसने 100 से अधिक बार शादी के बारे में टोका, कोई असर नहीं हुआ। लिली, तीसरा बच्चा आपकी और अपने दूसरे भाई की बात सुनता है। वह अब भी आपके घर पर रह रही है। माँ को उसे थोड़ा प्रेरित करने में मदद करें। वह अब जवान नहीं है। अगर उसने जल्द ही शादी नहीं की और बच्चे पैदा नहीं किए तो वह बुढ़ापे में माँ बन जाएगी। ठीक है माँ, मैं उससे बात करूंगा। तीसरे बच्चे के अपने विचार हैं, आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसकी शर्तों के कारण हमें चिंता नहीं है कि वह कभी शादी नहीं करेगी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। जियांग ताओ और जूली अपनी माँ के साथ रात 9:30 बजे तक बातें करते रहे। जियांग जू अपने 2 चचेरे भाइयों के साथ तब तक बाहर खेलती रही जब तक कि वह थक नहीं गई और उसे नींद नहीं आ गई। तभी तीनों का परिवार हाथ में हाथ डाले घर चला गया। माँ और पिताजी, मैंने इन दिनों बहुत मजा किया। काश हर दिन ऐसा होता। टिल्ड। जियो जियांग ने अपने बाएं हाथ में अपने पिता का हाथ पकड़ रखा था, अपने दाहिने हाथ में अपनी माँ का। ऐसे सुखी जीवन का सपना देखते हुए उसके गाल लाल हो गए। जूली ने हंसते हुए उसे उजागर किया, आप स्कूल नहीं जाना चाहते और बहाने बना रहे हैं, इसे स्वीकार करें। जियांग जू ने मीठी, बच्चों जैसी आवाज में उत्तर दिया, बिल्कुल नहीं, ये सच नहीं है। पिताजी ने कहा था कि स्कूल शुरू होने के बाद वह मुझे बैले सीखने के लिए भेजेंगे। मैं स्कूल शुरू होने का इंतजार नहीं कर सकता। ठीक है टिल्डर, मैं हाल ही में रात में बैले डांस करने का सपना देख रहा हूँ, ये बहुत मजेदार है। जूली ने और जियांग की ओर विनम्रता से अपनी आंखें घुमाई। आप दोनों ने इसकी योजना कब बनाई? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? यह मेरे और पिताजी के बीच एक छोटा सा रहस्य है। अरे नहीं पिताजी, मुझसे गलती से हमारा राज खुल गया। तभी जियांग जू को एहसास हुआ कि उसने सब कुछ उगल दिया है और उसने तुरंत अपना मुंह ढक लिया। लिटिल कॉटन पैडेड जैकेट ने माफी मांगते हुए अपने पिता की ओर देखा। उसका छोटा सा चेहरा इतना मासूम था जैसे वह कह रही हो, वास्तव में मेरा ऐसा इरादा नहीं था। क्या हमारी जियोजू हमेशा बैले सीखना नहीं चाहती थी? जब हम बीजिंग में होंगे तो हम उसे एक कक्षा के लिए साइन अप करेंगे और उसे उसके छोटे नृत्य सपने को पूरा करने देंगे।
अब जियांग ताओ पूरे आत्मविश्वास के साथ मुस्कुराते हुए बोले, ये सिर्फ एक डांस क्लास है। अगर वह कोशिश करना चाहती है तो उसे करने दो, अगर उसे यह पसंद नहीं है तो हम किसी और चीज पर स्विच कर देंगे। बच्चों को ये देखने के लिए और अधिक चीजें आजमानी चाहिए कि वे वास्तव में क्या आनंद लेते हैं। मुझे यकीन है कि वह इसे एक सप्ताह से अधिक समय तक पसंद नहीं करेगी। आगे बढ़ो और उसे बर्बाद करो। जू ली ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। उनकी बेटी को दुनिया में उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। डर था कि उसके पिता अपना मन बदल लेंगे। जियो जियांग जू ने शपथ लेने के लिए जल्दी से अपना हाथ उठाया। बिल्कुल नहीं, मैं इसे हमेशा पसंद करूंगा, मैं वादा करता हूँ टिल्ड। तीनों का परिवार बातचीत करता और हंसता रहा, जल्द ही घर पहुंच गया। ग्रामीण इलाकों में ज्यादा मनोरंजन नहीं है। घर वापस आकर उन्होंने कुछ देर लिविंग रूम में टीवी देखा, फिर जूली सबसे पहले जियांगजू को नहाने के लिए ले गई। जियांग ताओ लिविंग रूम में सोफे पर बैठा आज के क्षणों पर नजर डाल रहा था। आप कभी नहीं जानते कि किस प्रकार की बुद्धि सामने आ सकती है। 60,000 युआन का इनाम। उस चीज की कीमत अधिक से अधिक 4 या 5,000 है। तियान जियानमिंग द्वारा हाल ही में वीचेट पर साझा की गई एक खोए हुए कुत्ते की पोस्ट देखकर जियांग ताओ ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। वह वास्तव में यह नहीं समझ पाया कि कभी कभी अमीर लोग क्या सोचते हैं। उसने बमुश्किल उस पर नजर डाली और स्क्रॉल करता रहा, झांगबो की नवीनतम प्राचीन पोस्टें देखता रहा। झांगबो ने हाल ही में जो युआन शिकाई सिक्के खरीदे थे वे अब उसके मोमेंट पर थे और टिप्पणियों को देखते हुए वे अच्छी बिक्री कर रहे थे। उन्होंने कुछ ही दिनों में दर्जनों को स्थानांतरित कर दिया। फिर उनकी भाभी की ओर से एक पोस्ट आई जिसमें वांग शियाओ का जन्मदिन मनाया गया। कौन जानता है कि उसने जानबूझकर ऐसा किया है या नहीं। तस्वीरों में से एक में जियांग ताओ ने अपने सबसे बड़े भतीजे और वांग जियाओ को जन्मदिन के केक पर एक दूसरे को चूमते हुए देखा, मुंह से मुंह तक। इन दिनों युवा लोग वास्तव में तेजी से आगे बढ़ते हैं। जियांग ताओ, जियांग शिजी और वांग जियाओ के एक साथ रहने के पक्ष या विपक्ष में नहीं थे। उन्होंने अपना मुंह बंद रखने की योजना बनाई थी। वे दोनों पारस्परिक रूप से इच्छुक हैं। एक बुजुर्ग के रूप में राय रखना उसकी जगह नहीं है। बस उनका आशीर्वाद भेजे और बस इतना ही। इसके अलावा उसका भतीजा और वांग जियाओ एक अच्छे साथी थे और उसे अपने पति के लिए भी भाग्यशाली माना जाता था। इसलिए जियांग ताओ के पास आपत्ति करने का और भी कम कारण था। उसे केवल एक ही बात की चिंता थी, कोई हाई स्कूल में है, कोई कॉलेज में है, कहीं गलती से बच्चा पैदा न हो जाए। लगभग 10 मिनट के बाद जैसे ही जियांग ताओ ने स्क्रॉल करना समाप्त किया, जूली और जियांग जू ने भी स्नान करना समाप्त कर दिया था। दो सुंदरियां, एक बड़ी एक छोटी, गुलाबी और बैंगनी तौलिए में लिपटी हुई, एक सेक्सी एक प्यारी। जैसे ही और जियांग अपनी दो सुंदरियों की प्रशंसा कर रहा था, एक आकृति उसके पास से गुजरी। जल्द ही उसने बाथरूम का दरवाजा पटकने और तीसरे बच्चे की हर्षित गुनगुनाहट सुनी। और वहां ये चला जाता है तीसरे बच्चे द्वारा फिर से वह छोटा बदमाश चुपके से। जूली अपने बालों को ब्लो ड्राई करने के लिए जियांग जू को ले गई और जियांग ताओ नहाने के लिए सबसे आखिर में थी, जो रात 11 बजे के बाद खत्म हुआ। दंपति एक दूसरे के गले मिले और कुछ देर फुसफुसाए, फिर जूली पहले सो गई। जियांग ताओ आधी रात तक जागता रहा और नई जानकारी के ताजा होने का इंतजार करता रहा ताकि कहीं वह कोई अच्छा अवसर चूक न जाए। आज का इंटेल 01। आप कल अपने चाचा तियान जियाओगुआंग से मिले और निम्नलिखित जानकारी प्राप्त की। तियान शियाओगुआंग का सबसे अच्छा विवाह मैच तियान मिंगरोग वर्तमान में पिंक काउंटी शहर में है। उनकी अनुकूलता 94% है। ये बहुत अच्छा मेल है। इस इंटेल ने विशेष मिशन फैमिली लाइन जारी रखें शुरू कर दिया है। फैमिली लाइन जारी रखें। एक बार जब तियान जियाओगुआंग तियान परिवार के लिए एक बच्चे का पिता बन जाता है तो मेजबान को 999,999 युआन नकद इनाम मिलेगा। ... अंकल का परफेक्ट मैच 990,000 युआन नकद इनाम। आज पहली इंटेल ताजा देखकर जियांग ताओ, जो नींद महसूस कर रहा था, तुरंत जाग गया। नींद का एक कण भी नहीं बचा। 10 लाख से बस 1 युआन कम। ये फिर से 1 मिलियन युआन टिप है। और अंकल को एक साथी का परिचय देना, तियान परिवार को आगे बढ़ाने में मदद करना। सिस्टम इनाम के बिना भी व्यक्तिगत रूप से जियांग ताओ के लिए इसका बहुत मतलब था। कल रात ही मां अंकल की स्थिति के बारे में उदास होकर आहें भर रही थी। अब चाचा की शादी की समस्या को हल करने और एक बड़ा नकद इनाम पाने का मौका था। एक पत्थर से 2 शिकार करने की बात करें। ओल्ड लू और मा डोंगमेई और वांग शियाओहोग और उनके भतीजे की बीजिंग की सफलता की कहानियों के साथ दोनों उच्च संगतता मेल खाते हैं। जियांग ताओ को लगा कि अंकल इस तियान मिंगरोग के साथ भी अच्छी तरह मेल खाएंगे। और जैसा कि किस्मत से हुआ, उन दोनों का उपनाम तियान था। अध्याय 144। ये सही है, हमारा जियोजू दूसरी पीढ़ी का अमीर है। जियांग ताओ ने देखा कि सिस्टम इंटरफेस पर प्रदर्शित नाम तियान मिंगरोग का एक विशेष प्रभाव था। इसे वर्गाकार कोष्ठकों में बंद किया गया था। जैसे ही उसके विचार तियान मिंगरोग नाम पर टिके रहे, अचानक उसके दिमाग में लगभग 50 वर्ष की एक महिला की छवि उभरी। काले रंग की डाउन जैकेट पहने हुए, उसका कद मध्यम था, चेहरा गोल था और उसकी विशेषताएं विशेष रूप से आकर्षक नहीं थी, लेकिन उसने एक बहुत ही आकर्षक छवि दी।
अरे यह महिला। अपने मन में तियान मिंगरो की छवि देखकर जियांग ताओ को अचानक अपनेपन का एहसास हुआ, जैसे उसने उसे पहले कहीं देखा हो। कहाँ था? ओह ठीक है, लॉटरी की दुकान। क्या वह आंटी नहीं है जो पिंक काउंटी में उस दुकान पर लॉटरी टिकट बेचती है? जियांग ताओ को अचानक याद आया कि क्यों तियान मिंगरो को परिचित महसूस हुआ। उसने वास्तव में उसे पहले भी देखा था, वास्तव में एक से अधिक बार। पहली बार तब था जब वह स्क्रैच ऑफ टिकट खरीदने के लिए जूली के साथ गया था, और दूसरी बार तब था जब वह 8,000 युआन से अधिक मूल्य का टिकट खरीदने के लिए अकेले गया था। आज उसने तीसरी बार सिस्टम प्रॉम्प्ट के माध्यम से उसकी छवि फिर से देखी। क्या अद्भुत संयोग है। अगर मेरे चाचा उसके साथ मिल सके तो ये बिल्कुल भी बुरा नहीं होगा। वस्तुनिष्ठ रूप से कहें तो हालांकि तियान मिंगरो की उम्र थोड़ी अधिक है, ऐसा प्रतीत होता है कि वह पहले से ही 50 वर्ष की है, लेकिन शक्ल और फिगर के मामले में वह साथियों के बीच काफी अच्छी है, और जब वह छोटी थी तो वह काफी खूबसूरत रही होगी। मुझे नहीं पता कि क्या वह अभी भी बच्चों को जन्म दे सकती है। जियांग ताओ को अब एकमात्र चिंता ये थी कि क्या खुफिया जानकारी के पहले टुकड़े चाइल्ड अबियरिंग द्वारा शुरू किया गया विशेष कार्य सुचारू रूप से पूरा किया जा सकता है। मैंने ऑनलाइन पढ़ा है कि 60 की उम्र के लोग अभी भी बच्चे पैदा कर सकते हैं, इसलिए 50 की उम्र में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चूंकि भाई टोंगजी की बुद्धिमत्ता ने सुझाव दिया कि दोनों उपयुक्त हैं, और इसने एक विशेष कार्य भी शुरू कर दिया। खुफिया जानकारी का वह टुकड़ा और यह विशेष कार्य कुछ हद तक संबंधित होना चाहिए। जितना अधिक जियांग ताओ ने इसके बारे में सोचा, उतना ही अधिक उसे लगा कि उसका अनुमान काफी उचित था। ओह ठीक है, बस इसे चरण दर चरण आगे बढ़ाएं। उन्होंने अभी तक शादी भी नहीं की है, और मैं पहले से ही सोच रहा हूं कि क्या उनके बच्चे हो सकते हैं। मैं बहुत आगे की सोच रहा हूं। जियांग ताओ मुस्कुराया, अपने विचारों को स्थानांतरित किया और आज ताजा हुई बुद्धिमत्ता के दूसरे टुकड़े को देखने लगा। आज का इंटेलिजेंस 02। कल जब आप अपने मोमेंट्स ब्राउज कर रहे थे तो आपने तियान जियानमिंग द्वारा पोस्ट किया गया एक लापता कुत्ते का नोटिस देखा, जिससे संबंधित जानकारी प्राप्त हुई। तियान जियानमिंग के प्यारे कुत्ते जियोडू को कुछ शरारती बच्चों ने पिंक काउंटी के बयांग गांव के बाहर एक परित्यक्त कुएं में फेंक दिया था। बचाव का आयोजन करें और आप 60,000 युआन का इनाम अर्जित कर सकते हैं। नोट: जियोडू के महत्वपूर्ण संकेत बेहद कमजोर हैं और जीवन की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 2 घंटे 3 मिनट 12 सेकंड। 60,000 का इनाम। आज बुद्धिमत्ता के दूसरे टुकड़े को ताजा देखकर जियांग ताओ को खुशी की लहर महसूस हुई। ये 60,000 युआन मूल्य की खुफिया जानकारी का एक और टुकड़ा है। इसके अलावा परित्यक्त कुएं में गिरे पिल्ले को बचाने का काम बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन बहुत जरूरी है। केवल 2 घंटे और थोड़ा सा। शुक्र है मैंने कल रात बहुत अधिक शराब नहीं पी, अन्यथा अगर मैं सो जाता तो मैं इस खुफिया जानकारी से पूरी तरह चूक जाता। करे या न करे, बिना किसी हिचकिचाहट के जियांग ताओ ने धीरे से जूली के सिर के नीचे से अपना हाथ खींच लिया। वह दबे पांव बाहर निकला, कपड़े धोने की टोकरी में छोड़े गए पुराने कपड़े पहने, अपनी कार की चाबियां उठाई और बाहर चला गया। भले ही अब उसकी कीमत लाखों में है, 60,000 युआन अभी भी पैसा है, और वह पैसा बनाने का यह मौका आसानी से नहीं छोड़ने वाला था। एक बार बाहर सामने खड़ी अपनी कार में बैठे जियांग ताओ ने सबसे पहले पालतू कुत्ते जियोडू की स्थिति की जांच की। बयांग गांव पिंक काउंटी के काउंटी शहर से लगभग 1 किलोमीटर दक्षिण में है। सिस्टम द्वारा प्रदान किए गए उच्च परिभाषा, उच्च परिशुद्धता मानचित्र का उपयोग करके वह देख सकता था कि जियोडू गांव के बाहर जंगल में स्थित था। वह किसी परित्यक्त तहखाने जैसी किसी इमारत की रूपरेखा भी बना सकता है। रात अंधेरी और तेज हवा थी, बहुत देर हो चुकी थी और स्थान बहुत दूर था। एक वयस्क व्यक्ति के रूप में भी जियांग ताओ ने वहां अकेले जाने की हिम्मत नहीं की। माफी से अधिक सुरक्षित केवल स्वयं को जोखिम में डालने के लिए कुत्ते को न बचाना ही सर्वोत्तम है। समय कम है, बैकअप के लिए कॉल करना बेहतर है। जियांग ताओ के दिमाग में सबसे पहले उनके 2 भतीजे आए। उस विचार के साथ जियांग ताओ ने अपने बड़े भतीजे का नंबर ढूंढा और उसे डायल किया। बस फोन सिर्फ एक बार बजा और दूसरी तरफ से तुरंत उठाया गया। अरे अंकल, इतनी देर क्यों हो गई? स्वर्गीय चाले और वह सब। जैसे ही कॉल कनेक्ट हुई, जियांग ताओ ने 2 आवाजें सुनी, एक अपने बड़े भतीजे की और दूसरी अपने छोटे भतीजे की। तुम लोग अभी भी इतनी देर से जाग रहे हो, गेम खेल रहे हो? हम सिर्फ छुट्टियों के दौरान खेल रहे हैं। आमतौर पर हमें स्कूल में फोन लाने की अनुमति नहीं है। चूंकि तुम दोनों अभी भी जाग रहे हो, मेरे पास आओ। मुझे तुम्हारे लिए एक छोटी सी नौकरी मिली है। काम। जैसे ही उन्होंने सुना कि वहां काम है, दोनों भाई तुरंत उत्साहित हो गए। पिछली बार उन्होंने अपने चाचा के साथ 1 घंटे से भी कम काम के लिए 1000 युआन कमाए और उन्हें तुरंत अमीर होने का एहसास हुआ। सही है, घर पर एक रस्सी ढूंढो और क्या तुम्हारे पास कोई मोमबत्तियां हैं? कुछ मोमबत्तियां भी ले आओ। हाँ। 2012 में मेरे पिताजी ने ये कहते हुए मोमबत्तियों का एक पूरा डिब्बा खरीदा कि ये दुनिया का अंत है। आपको उनकी क्या आवश्यकता है? पूछना बंद करो, बस उन्हें ले आओ। इसके अलावा कुछ मिंटो और बीफ या हैम भी लाएं, ठीक रहेगा। ओह ठीक है अंकल, मैं मुख्य सड़क पर आपका इंतजार कर रहा हूँ। सामान ले आओ और जल्दी करो।
अपने भतीजों को निर्देश देने के बाद जियांग ताओ ने लापरवाही से फोन रख दिया, कार स्टॉप की और गांव के केंद्र की मुख्य सड़क की ओर चल दिया। लगभग 10 मिनट के इंतजार के बाद दो शख्सियतें उसके भाई के घर की गली से बाहर भागती हुई आईं। एक लंबा, एक छोटा, एक मोटा, एक पतला, ये जियांग शिजी और जियांग शाओजी थे। दोनों भाइयों ने देखा कि उनके चाचा की मर्सिडीज की डिक्की खुली हुई है। उन्होंने समझदारी से बड़ी रस्सी और कई मोमबत्तियां अंदर डाल दी, फिर धीरे से उसे बंद कर दिया। अध्याय 145। ये सही है, हमारा जियोजू दूसरी पीढ़ी का अमीर है। सब कुछ दूर रखने के बाद दोनों भाइयों ने एक बाईं ओर और एक दाईं ओर पिछला दरवाजा खोला और अंदर चले गए। वे दोनों जानते थे कि यात्री सीट विशेष रूप से उनकी दूसरी चाची के लिए आरक्षित थी और उनके दूसरे चाचा किसी और को वहां बैठने नहीं देंगे। दूसरे अंकल, हम कहाँ जा रहे हैं? जैसे ही वह कार में बैठा, जियांग शिजी ने उत्साह से पूछा। शिजी, तुम आज रात काफी बातूनी हो। जियांग ताओ ने बात करते हुए कार स्टार्ट की और बइयांग गांव की दिशा में चला गया। आज रात के मिशन के बारे में थोड़ा उलझन महसूस करते हुए दोनों भाइयों ने एक दूसरे पर नजर डाली, लेकिन उनमें से किसी ने भी आगे कोई प्रश्न नहीं पूछा। वे दोनों जानते थे कि उनके दूसरे चाचा को ज्यादा बातें करने वाले लोग पसंद नहीं है। इसके अलावा पूछने की क्या बात है? दूसरे अंकल जो कहें वही करो, इतना पूछने की जरूरत नहीं। 15 मिनट में मर्सिडीज GLS बइयांग गांव के बाहर प्रांतीय सड़क पर पहुंच गई। जियांग ताओ को सड़क के किनारे पार्क करने के लिए जगह मिलने के बाद वह दोनों भाइयों के साथ कार से बाहर निकला और अपने सबसे बड़े भतीजे को ट्रंक से उपकरण निकालने का निर्देश दिया। भाइयों ने अधिक करने और कम बात करने के सिद्धांत का पूरी तरह से पालन किया। बिना कुछ पूछे वे अपने दूसरे चाचा के पीछे रस्सियां, मोमबत्तियां और कुछ भोजन लेकर चले गए। वे तीनों दौड़ते हुए प्रांतीय सड़क के दक्षिण की ओर खेत की ओर चले गए। भाई अपने दूसरे चाचा के पीछे पीछे चलते हुए सीधे एक दिशा में चल रहे थे। रास्ते में भाई बीच बीच में नजरें मिलाते थे और बेवजह थोड़ा उत्साहित महसूस करते थे। वे 3 मिनट से अधिक समय तक चले और 100 मीटर से अधिक की दूरी तय की। धुंधली चांदनी के नीचे जियांग ताओ ने कुछ ही दूरी पर एक छोटा सा घर देखा जो थोड़ा छोटा और छोटा लग रहा था। जियांग ताओ एक स्थानीय ग्रामीण बच्चा होने के नाते खेतों में इस तरह की चीजों से स्वाभाविक रूप से परिचित था। यह एक पंप हाउस था जिसका उपयोग गांव वाले खेतों की सिंचाई के लिए करते थे। कुछ तेज कदम आगे बढ़े और उन्होंने देखा कि पंप हाउस का लोहे का दरवाजा पहले से ही खराब स्थिति में था। ऐसा लग रहा था कि इस पंप हाउस को छोड़ दिया गया है और अब इसका उपयोग नहीं किया जा रहा है। वाह! शांत जंगल में अचानक कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनाई दी। जियांग ताओ को पता था कि पंप हाउस में एक कुत्ता फंसा हुआ है, बहुत प्यारा सा, इसलिए उसे कोई डर नहीं था। हालांकि उसके पीछे चल रहे दोनों भाई इसके लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं थे और वे तुरंत डर गए और एक दूसरे से गले मिल गए। जियांग शाओजी इसे बर्दाश्त नहीं कर सके और अपनी पैंट को थोड़ा गीला कर लिया, लेकिन सौभाग्य से अंधेरा था और किसी ने ध्यान नहीं दिया। हे भगवान, दूसरे अंकल, क्या वहां कोई कुत्ता है? सदमे से उबरते हुए जियांग शिजी ने डर के स्वर में पूछा। आप दोनों को देखो, सिर्फ एक कुत्ते से डर लगता है, ऐसा नहीं है कि यह कोई नरकंकाल है। जियांग ताओ ने अपना सिर घुमाया और भाइयों की ओर देखा, मजाक में उन्हें डांटा। शिजी, दरवाजा खोलो। ओह ठीक है, दूसरे अंकल। वूफ 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 वूफ। ऐसा लग रहा था कि कोई उसे बचाने आया है और पंप हाउस के अंदर फंसा छोटा कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा, मानो जियांग ताओ और अन्य लोगों से मदद की गुहार लगा रहा हो। बम! जियांग शिजी आगे बढ़ी और जंग लगे जर्जर लोहे के दरवाजे को झटके से खींचकर खोल दिया। पंप हाउस का प्रवेश द्वार संकरा था और तीनों एक एक करके अंदर दाखिल हुए। यह अंदर से काफी विशाल था, आकार में लगभग 4 वर्ग मीटर, बिना भीड़भाड़ के 3 लोगों के बैठने लायक। पंप हाउस के बीच में ईंटों से बना एक गड्ढा था जो उतना गहरा नहीं था जितना जियांग ताओ ने कल्पना की थी। तेज टॉर्च चमकाने से पता चला कि यह किनारे से नीचे तक 3 मीटर से थोड़ा अधिक था। वूफ 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 वूफ। गड्ढे के तल पर एक छोटा सा सफेद बालों वाला बिचौन जियांग ताओ और अन्य लोगों को ऐसे देख रहा था मानो अपने रक्षकों को देख रहा हो। वह जियांग ताओ पर भौंकने लगा, अपनी पूंछ हिलाने लगा जो बैंगनी हो गई थी। जियांग ताओ ने शुरू में सोचा था कि यह एक सूखा कुआं जैसा कुछ था। उसने अपने भतीजों को पहले मोमबत्तियों के साथ नीचे की हवा का परीक्षण करने की योजना बनाई थी, लेकिन इस छोटे से गड्ढे को प्रत्यक्ष रूप से देखने पर यह स्पष्ट रूप से अनावश्यक था। इससे पहले कि जियांग ताओ कुछ बोल पाता, उसका भतीजा जियांग शाओजी गड्ढे के किनारे से नीचे कूद गया था। छोटे बिचौन ने मानो मानव स्वभाव को समझते हुए अपरिचित जियांग शाओजी के सामने भी कोई शत्रुता नहीं दिखाई। इसके बजाय वो दयनीय ढंग से अपनी पूंछ हिलाते हुए उसके पैरों की ओर भागा। छोटे लड़के, हम तुम्हें बचाने के लिए यहाँ हैं। जियांग शाओजी नीचे झुके, बिचौन को जमीन से उठाया और उसे उस रस्सी से बांध दिया जिसे उसके भाई ने नीचे फेंका था। पहले उन्होंने कुत्ते को ऊपर खींचा, फिर भतीजे को। आज रात बचाव अभियान भी उम्मीद से अधिक सुचारू रूप से चलते हुए सफलतापूर्वक पूरा हो गया। बचाव पूरा करने के बाद वे तीनों उसी रास्ते से वापस लौटे जिस तरह वे सड़क के किनारे खड़ी कार के पास आए। जियांग शाओजी ने पूरे रास्ते छोटे कुत्ते को पकड़ रखा था, ऐसा लग रहा था जैसे वह उसे नीचे नहीं रख सकता।
एक बार कार में बैठने के बाद जियांग ताओ पीछे मुड़ा और जियांग फैमिली मैनर की दिशा में वापस चला गया। तुम दोनों कुत्ते को घर ले जाओ, आज रात उस पर नजर रखो और सुनिश्चित करो कि वह खो न जाए। जैसे ही वह गाड़ी चला रहा था, जियांग ताओ ने अपने भतीजों को सख्ती से याद दिलाया कि उन्होंने जो 60,000 युआन कमाए थे उन्हें न खोए। चिंता मत करो दूसरे अंकल, मैं इसे आज रात अपने बिस्तर पर रखूंगा, गारंटी देता हूं कि यह खो नहीं जाएगा। जियांग शाओजी ने छोटे बिचौन के फर को सहलाया, वह जितना अधिक सुंदर और प्यारा लग रहा था। जैसे ही जियांग ताओ गाड़ी चला रहा था, उसने हंसते हुए मजाक किया, इसे अपने बिस्तर पर मत रखो, यह एक लड़की है, अगर वह आपके बिस्तर पर आ गई तो बाद में अपने प्रेमी को कैसे समझाएगी। ओह, यह एक मादा कुत्ता है तो इसे भूल जाओ, महिलाएं केवल मुझे धीमा कर देंगी। यहाँ भाई, तुम उसे ले जाओ टिल्डा। यह सुनकर कि यह एक मादा कुत्ता है, शाओजी की रुचि तुरंत कम हो गई और उसने इसे अपने भाई को देने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। जियांग ताओ ने अचानक सूंघा और कहा, अरे कार से अजीब गंध क्यों आ रही है। जियांग शाओजी के पास अचानक एक प्रकाश बल्ब आया और उसने तुरंत कहा, अरे बकवास, इस छोटी सी चीज ने मेरी पैंट पर पेशाब कर दिया। अरे क्या यह आपके उपकारक के खिलाफ होने का मामला नहीं है? मुझे लगा कि मुझे पेशाब की गंध आ रही है। बेहतर होगा कि आप दोनों इसे देखें। यदि यह आपकी पैंट पर पेशाब करता है तो इसे मेरी कार में पेशाब न करने दें। समझ गया दूसरे अंकल। अध्याय 146। ये सही है, हमारी जियोजू एक समृद्ध दूसरी पीढ़ी है। तीनों ने इत्मीनान से बातचीत की और जल्दी से जियांग फैमिली मैनर में लौट आए। भाई अपनी गली में उतर गए और छोटे बिचौन फ्रीज को लेकर घर चले गए। जब जियांग ताओ घर पहुंचा तो आधी रात के 12:48 बज चुके थे। वह दबे पांव अंदर गया, अपने कपड़े बदले और सोने के लिए बिस्तर पर वापस चला गया। जूली ने शायद जियांग ताओ के कंबल को गलती से समझ लिया था, क्योंकि उसके लंबे गोरे पैर उसके चारों ओर कसकर लिपटे हुए थे। जियांग ताओ बहुत अधिक हिलना नहीं चाहता था और उसे खुद को मुक्त करने के लिए कुछ देर तक खींचना पड़ा। उसने खुद को अंदर समेट लिया और तकिए पर लेट गया, जिससे उसका ध्यान भटक गया और 5 मिनट से भी कम समय में उसे नींद आ गई। अगली सुबह जियांग ताओ हमेशा की तरह तब तक सोता रहा जब तक कि वह स्वाभाविक रूप से जाग नहीं गया। जब उसकी आंख खुली तो डबल बेड पर वह अकेला बचा था। जूली ने दिन भर पहनने के लिए आवश्यक कपड़े पहले से ही बिस्तर के पास रख दिए थे। ऊपर एक नकली 2 टुकड़ों वाला काला बुना हुआ स्वेटर था और नीचे काले थोड़े कैजुअल ऊन लाइन वाले पैंट की एक जोड़ी थी। 6 फीट लंबे और लगभग 150 पाउंड वजन वाले जियांग ताओ ने वर्षों तक एक ऐसा शरीर बनाए रखा जो छोटे वीडियो में 6 पैक वाले उन फिटनेस गुरुओं की तरह आकर्षक नहीं था, लेकिन उन पर ज्यादा अतिरिक्त चर्बी भी नहीं थी। एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के लिए धीमी चयापचय के बावजूद अपरिवर्तित काया बनाए रखना काफी बड़ी उपलब्धि है। बेशक अभी भी जूली के संविधान से बहुत दूर है, जहां वह वजन बढ़ाए बिना जो चाहे खाती है। जैसे ही जियांग ताओ अपनी पैंट पहन रहा था, दरवाजा खुल गया। हनी टिल्डे, तुम उठ गई हो, आओ अपने हाथ धुल लो और नाश्ते के लिए तैयार हो जाओ। आज का नाश्ता आपका पसंदीदा तले हुए बंस हैं। हे टिल्डे अभी तक खराब हो गए हैं। जूली ने जियांग ताओ को आंख मारते हुए दरवाजे पर चंचलता से कहा। हर सुबह अपने प्यारे पति के लिए नाश्ता बनाना जूली के लिए बहुत खुशी का काम था। अतीत में जियांग ताओ आमतौर पर नए साल के 7वें या 8वें दिन के तुरंत बाद बीजिंग के लिए रवाना हो जाते थे। उसने धीरे धीरे नाश्ता बनाया। साल में कुछ बार भी वह जियांग ताओ के लिए भोजन नहीं बना पाती थी और हर बार यह रचनात्मक विविधता के साथ किया जाता था। कड़ी मेहनत करने वाली मैडम, अंदर आइए और मैं आपको उचित इनाम दूंगा। फाफिट, मैं ऐसा नहीं चाहता टिल्डे, जल्दी करो, मुझे थर्ड ब्रदर और तुम्हारी लिटिल कॉटन पैडेड जैकेट को जगाना है। जूली जियांग ताओ की चाल में नहीं फंसी और घर में 2 आलसी लोगों को जगाने के लिए मुड़ने से पहले उसने उसकी आंखों को एक आकर्षक तरीके से घुमाया। सुबह 8:30 बजे 3 लोगों का एक गर्मजोशी भरा परिवार और एक गंदे बालों वाली बची हुई महिला ने नाश्ता शुरू किया। वाह दूसरी बहन, आपका कौशल वास्तव में अच्छा है, ये बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। मेरा दूसरा भाई आपसे शादी करके बहुत भाग्यशाली है, वास्तव में महान पुण्य। प्रत्येक भोजन में जियांग बिंग दूसरी भाभी के खाना पकाने के कौशल की प्रशंसा करना कभी नहीं भूलती थी, चाहे वह वास्तविक थी या महज चापलूसी, यह अज्ञात था। इसकी प्रशंसा करने से पहले कम से कम एक कोशिश तो कर ले। जियांग ताओ मेज के पार तीसरे भाई को देख रहा था, जिसने एक तली हुई रोटी उठाई थी लेकिन अभी तक नहीं खाई थी। वह अवाक रहकर केवल अपना माथा सहला सकता था। मैं बिना चखे ही बता सकता हूं कि यह अच्छा है। मुझे दूसरी भाभी की कुशलता पर पूरा भरोसा है, जियांग बिंग ने कहा और तुरंत एक पूरी तली हुई रोटी उसके मुंह में भर दी। बड़े निवाले के साथ चबाते समय वह जूली को जोर से थम्स अप देना नहीं भूली। स्वादिष्ट, सुगंधित और कुरकुरा, बिल्कुल अद्भुत। दूसरी बहन, आपको नाश्ते की दुकान खोलनी चाहिए, ये निश्चित रूप से हिट होगी। अगर यह अच्छा है तो और खाओ। अपनी भाभी की तारीफ सुनकर जूली की भावनात्मक संतुष्टि बेहद पूरी हो गई। उसकी मुस्कान फूलों से भी अधिक उज्जवल थी। ओह ठीक है दूसरे भाई, दूसरी भाभी, मुझे कल के बिक्री परिणामों की रिपोर्ट करने दीजिए।
कल हमने एक निश्चित ऑनलाइन दुकान और लिटिल स्वीट पोर्ट्रेटो पर 688 फ्लाइंग पिग्स बेचे, जिनकी कुल बिक्री 136,912 थी। लेकिन फंड क्लियर होने में कुछ दिन लगेंगे। नाश्ता करते समय जियांग बिंग ने आसानी से अपने भाई और भाभी को काम की सूचना दी। आखिरकार दूसरे भाई और दूसरी भाभी के पास प्रमुख शेयरधारकों के रूप में 80% हिस्सेदारी है, इसलिए वे बिक्री के आंकड़े जानने के हकदार हैं। 130,000 से अधिक। हालांकि जूली कल पूरे दिन जियांग बिंग के साथ व्यस्त थी, उसे अब जाकर पता चला कि वास्तव में कितना बेचा गया और कितने में बेचा गया। एक दिन में 130,000 से अधिक की बिक्री, ये कितना लाभ है। इसमें हमारा सकल लाभ 152 युआन है। आप दोनों के पास 80% हिस्सेदारी है, इसलिए आपका सकल लाभ 98,512 युआन है। हे क्या हम उल्लेखनीय नहीं है। जियांग बिंग ने पहले ही दूसरी बहन जूली का हिसाब किताब कर लिया था। वह मूर्खतापूर्ण ढंग से हंस रही थी, वह थोड़ी पैसे की लालची लग रही थी। इस फ्लाइंग पिग पॉपकॉर्न बकेट प्रोजेक्ट के लिए जियांग ताओ ने 20-80 वितरण अनुपात की पेशकश की। तीसरे भाई ने बिक्री और बिक्री के बाद की सेवा संभाली और कुल आय का 20% प्राप्त किया, जो छोटा नहीं था। कल ही उसने 24,000 जोड़ से अधिक की कमाई की, जो पिछले साल की उसकी कुछ महीनों की आय के बराबर थी। श्रम और शिपिंग लागत में कटौती के बाद भी दैनिक आय 20,000 जोड़ से अधिक थी। 20,000 की दैनिक कमाई, इतनी अपमानजनक आय, जियांग बिंग ने पहले इतना बड़ा सपना देखने की हिम्मत भी नहीं की थी। फिर भी अब ये वास्तविकता थी। एक बार फिर दूसरे भाई ने उसे ऊंची उड़ान भरने में मदद की थी। अद्भुत अद्भुत, आप और आपका भाई दोनों अद्भुत हैं। टिल्डा जूली ने अपने बगल में बैठे अपने पति को अर्धचंद्राकार आंखों से देखा, अत्यंत प्रसन्नता के साथ मुस्कुरा रही थी। जियांग बिंग मुस्कुराते हुए जियांग जू की ओर मुड़ी, जो बड़े चाव से एक छोटे चम्मच से तला हुआ बन खा रहा था, और कहा, जियोजू, इस विकास प्रवृत्ति के साथ आप जल्द ही एक अमीर दूसरी पीढ़ी बन जाएंगे। तली हुई रोटी खाते समय जियांग जू ने स्पष्ट रूप से पूछा, एक समृद्ध दूसरी पीढ़ी क्या है। जियांग बिंग ने समझाया, सीधे शब्दों में कहें तो इसका मतलब है कि आपके पिता भविष्य में बहुत अमीर होंगे और आपके पास बहुत सारी पॉकेट मनी होगी। पिताजी, क्या मैं सचमुच दूसरी पीढ़ी का अमीर बन रहा हूँ। यह सुनकर कि उसके पास बहुत सारी पॉकेट मनी होगी, लिटिल कॉटन पैडेड जैकेट ने उसके छोटे चेहरे पर एक उत्साहित अभिव्यक्ति दिखाई। जब जूली लिटिल कॉटन पैडेड जैकेट को सबक सिखाने ही वाली थी, जियांग ताओ हंसे और कहा, यह सही है, हमारी जियोजू वास्तव में एक समृद्ध दूसरी पीढ़ी है। भविष्य में आप अपनी पसंद की कोई भी चीज खरीद सकते हैं। हमारे परिवार के पास बहुत सारा पैसा है। जब वह छोटा था तो उसके माता पिता हमेशा परिवार में पैसे की कमी और पैसा कमाना कितना मुश्किल था, इस बारे में बात करते थे। 6 या 7 साल की उम्र में जियांग ताओ को पहले से ही पता था कि उसका परिवार गरीब था। वह एक गरीब बच्चा था और वह खुद भी गरीब था। गरीबी की अवधारणा ने उनके युवा मन पर गहरी छाप छोड़ी। वह उस छाप को अपनी बेटी पर नहीं डालना चाहता था। अध्याय 147, इनाम एकत्रित। एक बेटी की अच्छी तरह से परवरिश करने से यह सुनिश्चित हो सकता है कि वह भौतिक जरूरतों के मामले में पूरी तरह से संतुष्ट है। सुंदर पोशाकें पिताजी आपके लिए खरीदेंगे। यदि आपको मजेदार खिलौने पसंद हैं तो पिताजी उन्हें आपके लिए खरीदेंगे। अगर तुम्हें अच्छा खाना पसंद है तो पिताजी तुम्हें खाने के लिए ले जाएंगे। जब तक यह मेरी क्षमता में है, मैं किसी भी अनुरोध को पूरा करने का प्रयास करूंगा। इस तरह जैसे जैसे वह बड़ी होगी, अत्यधिक अभाव के कारण उसमें पैसे और भौतिक चीजों के लिए विकृत लालसा विकसित नहीं होगी। जब वह वयस्क हो जाएगी और विभिन्न भौतिक वस्तुओं का सामना करेगी, तो वह शांति से उनका सामना करने में सक्षम होगी। वह तीव्र ईर्ष्या और ईर्ष्या महसूस नहीं करेगी, क्योंकि दूसरों के पास वह है जो उसके पास नहीं है। न ही वह आसानी से भौतिक चीजों की प्रलोभित होगी और धोखेबाज लोगों के बहकावे में आएगी। जियांग ताओ अपने लिटिल कॉटन पैडेड जैकेट को सिखाना चाहते हैं कि भौतिक चीजें जीवन का केवल एक हिस्सा है और खुशी का एकमात्र उपाय नहीं है। इससे पहले जियांग ताओ ने अपने लिटिल कॉटन पैडेड जैकेट को बहुत खराब कर दिया था। तब भी जब वह इतना टूट गया था कि उसे प्रतिदिन पी जाने वाली कुछ सिगरेटों की लागत का ध्यानपूर्वक हिसाब लगाना पड़ता था। वह अपनी बेटी के लिए वही खिलौने खरीदता था जो उसे पसंद हो, भले ही वह उनमें रुचि खोने से पहले केवल कुछ दिनों के लिए ही खेले। जूली हमेशा कहते थे कि वह बेटी के बहुत बड़े प्रशंसक हैं और उनकी हर इच्छा को स्वीकार करते हैं। जियांग ताओ खुशी से इसे स्वीकार करेगा, लेकिन कभी नहीं बदला। इतनी स्मार्ट, मनमोहक, सुंदर और जीवंत छोटी सूती गद्देदार जैकेट, मैं उसे कैसे लाड़ प्यार नहीं दे सकता। सौभाग्य से, हालांकि लिटिल कॉटन पैडेड जैकेट खराब हो गई है, वह समझदार और अच्छे व्यवहार वाली है और एक शरारती बच्चे में नहीं बदली है। वह अभी भी अपनी माँ और पिताजी की विचारशील छोटी सूती गद्देदार जैकेट है। रात के खाने के बाद डिलीवरी व्यक्ति आया और जियांग बिंग और जूली ने अपने ऑनलाइन दुकान व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखा। जियांग ताओ ने अपने भतीजों के साथ इनाम अर्जित करने पर चर्चा करने के लिए अपने बड़े भाई के घर जाने की योजना बनाते हुए लिटिल कॉटन पैडेड जैकेट निकाला। पिताजी, मैं कार में बैठना चाहता हूँ। चलो चाचा के घर चलते हैं, मेरे पैर अचानक बहुत थक गए हैं। बाहर निकलते ही लिटिल कॉटन पैडेड जैकेट ने दरवाजे पर खड़ी बड़ी बेंस को देखा और अब चलना नहीं चाहता था।
हाँ हाँ ठीक है, तो चलिए गाड़ी चलाते हैं। जियांग ताओ ने संकोच नहीं किया, पीछे मुड़ा और लिविंग रूम में टीवी कैबिनेट के ऊपर चाबी बॉक्स से कार की चाबियां लेने के लिए घर चला गया। हालांकि दोनों घरों के बीच की दूरी 100 मीटर से कम हो सकती है, चूंकि राजकुमारी सवारी करना चाहती है, उसे सवारी करने दो। ये वास्तव में गैस पैडल पर कदम रखने की बात है। जियांग ताओ ने अपने बड़े भाई की गली के बाहर सड़क पर कार पार्क की। जैसे ही वे सामने के दरवाजे पर पहुंचे, लिटिल कॉटन पैडेड जैकेट के साथ हाथ पकड़ लिया। जैसे ही वे अंदर आए, जियांग ताओ ने देखा कि उनके बड़े भाई की इलेक्ट्रिक बाइक और भाभी की छोटी भोजन गाड़ी वहां नहीं थी, शायद इसलिए क्योंकि वे दोनों पैसे कमाने में व्यस्त थे। दोनों भतीजे बालकनी के नीचे एक छोटे कुत्ते को कुछ खाते हुए देख रहे थे। वाह, कितना प्यारा छोटा कुत्ता। जियांग जू को पहली नजर में ही उस रोएदार छोटी सी चीज से प्यार हो गया। जब वह आगे की ओर दौड़ी और नीचे झुकी तो उसका छोटा सा चेहरा खुशी से भरा हुआ था। वह उस छोटे जीव को जमीन पर पड़े एक बड़े नीले और सफेद चीनी मिट्टी के कटोरे से बचे हुए भोजन को खुशी से खाते हुए देखने में रुचि रखती थी। जब लोग भूखे होते हैं तो हर चीज अच्छी लगती है, यही बात कुत्तों पर भी लागू होती है। ये छोटा सा बिचौन, जिसके मालिक ने 60,000 युआन का इनाम दिया था, उसने शायद घर पर इस तरह के बचे हुए खाने को नजरअंदाज कर दिया था, लेकिन अब वह बड़े स्वाद से खा रहा था। बड़े भाई, दूसरे भाई, आपने पिल्ला कहाँ से खरीदा? यह बहुत सुंदर है। पिताजी, मुझे भी एक चाहिए टिल्डा। क्या हमारे घर में एक पिल्ला हो सकता है? ये बहुत प्यारा है। जियांग जू अपने छोटे से चेहरे पर चाहत से भरी नजर के साथ ओल्ड डैन की ओर मुड़ी। तुम्हें अपनी माँ से पूछना होगा, अगर वह सहमत हो तो आप एक ले सकते हैं। यदि ऐसा पहले होता तो जियांग ताओ निश्चित रूप से अपनी बेटी के विचार को खारिज करने के लिए हर तरह के बहाने ढूंढता। आखिरकार एक सस्ते की कीमत भी 1 या 2 हजार हो सकती है, और एक महंगी की कीमत 4 या 5 हजार या 10,000 भी हो सकती है। कुत्ते के भोजन का मासिक खर्च भी काफी होता है। अपनी पिछली आय से वह मुश्किल से अपना भरण पोषण कर पाता था, एक कुत्ते की तो बात ही छोड़ दे। अब उसे पैसों की चिंता नहीं है, उसकी बेटी जो भी कहेगी कि वह चाहती है, वह उसके लिए वह खरीदेगा। लेकिन कुत्ता पालने के बारे में उसे जूली के साथ चर्चा करने की जरूरत है। आखिरकार भले ही उन्होंने लिटिल कॉटन पैडेड जैकेट के लिए एक कुत्ता खरीदा हो, वह उसकी देखभाल नहीं करेगी, और जूली अंततः ऐसा ही करेगी। लिटिल कॉटन पैडेड जैकेट ने ओल्ड डैन को अपनी आंखों से देखा और असहाय होकर कहा, क्या आप अपनी पत्नी को नियंत्रित नहीं कर सकते? क्या आप घर पर बॉस नहीं हैं? मुझे उकसाने की कोशिश मत करो, मैं इसके झांसे में नहीं आऊंगा। लिटिल कॉटन पैडेड जैकेट की छोटी छोटी तरकीबें देखकर जियांग ताओ मुस्कुराया। अरे तुम दोनों, इसे देखो। जियांग ताओ ने अपना फोन अपनी जेब से निकालते हुए और एक सोशल मीडिया ऐप खोलते हुए कहा। नीचे स्क्रॉल करने की कोई आवश्यकता नहीं, तियान जियानमिंग ने कल की तरह आज फिर से वही लापता कुत्ते की घोषणा पोस्ट की थी। ऐसा लग रहा था कि वह काफी चिंतित थे। ये है 60,000 युआन का इनाम। वाह, ये बहुत सारा पैसा है। दूसरे अंकल, क्या वह कुत्ता हमें मिल गया है जिसकी वे तलाश कर रहे थे? अगर हम इस व्यक्ति से संपर्क करें तो क्या हमें 60,000 युआन का इनाम मिल सकता है? जियांग ताओ के फोन पर कुत्ते के लापता होने की सूचना देखने के बाद दोनों भतीजे उत्साहित हो गए। उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था कि 60,000 युआन कैसा दिखता है। जियांग ताओ ने सिर हिलाया और कहा, किसी भी आश्चर्य को छोड़कर नोटिस में कुत्ते की ही तलाश की जानी चाहिए। हम किसका इंतजार कर रहे हैं दूसरे अंकल? आइए इसे उनके पास ले जाएं और पैसे ले आएं। जियांग शाओजी ने जमीन से खा रहे छोटे बिचौन को उठाते हुए कहा, जिससे वह विरोध में चीखने लगा, जैसे कि अपना असंतोष व्यक्त कर रहा हो। इस बार मैं तुम दोनों को अपनी क्षमताओं का प्रयोग करने का मौका दूंगा। यदि तुम दोनों भाई इनाम वापस ला सकते हो तो दूसरे चाचा तुम में से प्रत्येक को एक बड़ा लाल लिफाफा देंगे। जियांग ताओ ने नाश्ते के दौरान इसके बारे में सोचा और इनाम का दावा करने के लिए अपने भतीजों को कुत्ते को ले जाने देने का फैसला किया। आखिरकार वह कल ही तियान जियानमिंग से मिला था और $1 मिलियन के सौदे पर बातचीत की थी। यदि वह आज इनाम का दावा करने के लिए कुत्ते के साथ आता तो यह अजीब होता और कुछ हद तक उसके लिए निराशाजनक होता। भतीजों को ऐसी बातों की चिंता करने की जरूरत नहीं है, इनाम लेने के लिए कुत्ते को ले जाना उनके लिए स्वाभाविक है। अध्याय 148, हाथ में इनाम। ये कार्य उनकी चीजों को संभालने की क्षमता को भी प्रशिक्षित कर सकता है। अच्छे प्रशिक्षण के साथ ये दोनों बच्चे भविष्य में मेरे सक्षम छोटे सहायक बन सकते हैं। ठीक है दूसरे अंकल, बस हमें देखते रहो। इस तरह की छोटी सी चीज केक का एक टुकड़ा है। दूसरे अंकल, चिंता मत करो, हम कार्य पूरा करने की गारंटी देते हैं। कार्य पूरा करने के बाद एक बड़े लाल लिफाफे के बारे में सोचकर दोनों भाई खुशी से झूम उठे। पिछली बार अपने दूसरे चाचा के लिए गड्ढा खोदने के लिए उनमें से प्रत्येक को 1,000 युआन का इनाम मिला था। इस बार वे 1,000 भी नहीं मांग रहे हैं, 200 या 300 ही उन्हें संतुष्ट कर देंगे। यहां तक कि अगर कुछ भी नहीं है तो भी 100 काम करेंगे और बिना कुछ लिए ऐसा करने का सवाल ही नहीं उठता। जियांग ताओ ने अंततः अपने सबसे बड़े भतीजे को एक सलाह दी। ज्यादा ध्यान दो, मूर्ख मत बनो, कोई खरगोश नहीं, कोई बाज नहीं, समझे? जियांग शिजी ने सिर हिलाया, समझ गया। अगर पैसे नहीं हैं तो हम निश्चित रूप से उसे कुत्ता नहीं देंगे। आगे बढ़ो, मैं तुम्हारी शीघ्र सफलता की कामना करता हूं।
जियांग ताओ ने अपने भतीजे के कंधे को थपथपाया और मुस्कुराते हुए उसे प्रोत्साहित किया। चूंकि दूसरे पक्ष ने इनाम जारी किया था और वह अपने 2 भतीजों को साथ लाया था, जिन्होंने प्रयास किया था, पैसे लेने से उसकी अंतरात्मा को कोई परेशानी नहीं होती है। जिगोन द्वारा एक व्यक्ति को छुड़ाने और जिलू को बेल प्राप्त करने की कहानी लोगों को याद दिलाती है कि अच्छे काम करने के बाद लाभ लेने में संकोच न करें। इस दिन और युग में जीवित लेई फैंग होना चलन में नहीं है। दूसरे अंकल, हमारी खुशखबरी का इंतजार करें। दोनों भाइयों ने बोलना समाप्त किया, कुत्ते को पकड़ लिया, प्रत्येक साइकिल पर सवार हो गए और बाहर चले गए। उन्हें जाते हुए देखने के बाद जियांग ताओ लिटिल कॉटन पैडेड जैकेट भी घर ले गए। ... जियांग शिजी और जियांग शाओजी प्रत्येक साइकिल पर बाहर जाने के बाद अपने बट बाहर निकाले और जोर से पैडल मारने लगे। जंजीरें और गियर तेजी से और हिंसक तरीके से रगड़ने लगे, जिससे भनभनाहट की आवाज आने लगी। जियांग शाओजी की बाइक की टोकरी में बैठा छोटा बिचौन बाहर की अपरिचित दुनिया के बारे में बहुत उत्सुक होकर इधर उधर देख रहा था। पिंक काउंटी में झोंगशान स्क्वायर तक जाने में आमतौर पर 15 मिनट लगते हैं, लेकिन आज वे 10 मिनट से भी कम समय में वहां पहुंच गए। बाइक से उतरने के बाद जियांग शाओजी ने अपने बट की दरार में फंसी पैंट निकाली और अपने बड़े भाई की ओर देखा। भाई, अगला कदम क्या है? तुम पहले कुत्ते के साथ कहीं छुप जाओ, बाद में मेरे इशारे पर चलना। यहाँ रास्ते में जियांग शिजी ने पहले से ही अपने दिमाग में कार्य योजना का अभ्यास करना शुरू कर दिया था। अब वह बहुत शांत और संयमित दिखाई दे रहे थे। ओह, फिर मैं वहां जाऊंगा। जियांग शाओजी ने चौराहे के उत्तर पश्चिमी कोने पर एक छोटी सी गली की ओर इशारा किया और उस पर सवारी करने के लिए तैयार था। वहां मत जाओ, बस स्टेशन के पास जाओ। जियांग शिजी ने गली के मुहाने पर लटके हुए स्पष्ट फुट मसाज चिन्ह को देखकर तुरंत अपने भाई को वहां जाने से रोक दिया। वह स्थान बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं था। वह अपने भाई के लिए एक नई दुनिया नहीं खोलना चाहता था। ओह, ठीक है, मैं आपके कॉल का इंतजार करूंगा टिल्डा। अपने भाई की बातें सुनने के बाद बिना यह सवाल किए कि जियांग शाओजी सीधे अपनी बाइक पर सवार हुए, छोटे कुत्ते को लेकर और पिंक काउंटी में लंबी दूरी के बस स्टेशन की ओर चल दिए। अपने भाई को दूर तक जाते हुए देखकर जियांग शिजी ने खोए हुए कुत्ते का नंबर डायल किया, जिसे उसके दूसरे चाचा ने उसे भेजा था। बीप बीप बीप। कॉल कनेक्ट होने की प्रतीक्षा करते समय जियांग शिजी ने अपनी श्वास को समायोजित करते हुए कुछ गहरी सांसें ली। किसी वयस्क के साथ यह उसकी पहली सार्थक मुलाकात थी। इसके अलावा इस लेन देन में काफी बड़ी रकम शामिल थी। 60,000 युआन, उनके पिता के लिए लगभग 1 वर्ष का वेतन। इसे सावधानीपूर्वक संभालने की आवश्यकता थी। बीप बीप बीप। कुछ घंटियों के बाद कॉल कनेक्ट हुई और एक आदमी की आवाज आई। हेलो मिस्टर तियान, आपके नोटिस से मुझे और मेरे भाई को कुत्ता मिल गया। हाँ, ये यही हमारे साथ है, जीवित और स्वस्थ। हम आपके पास नहीं आने वाले, कृपया व्यक्तिगत रूप से यहाँ आए। हम झोंगशान स्क्वायर पर आपका इंतजार कर रहे हैं। वैसे नकद सर्वोत्तम होगा, यदि नहीं तो वेचेक ठीक है। ठीक है, मैं यही तुम्हारा इंतजार करूंगा। कॉल काटने के बाद जियांग शिजी ने एक अस्पष्ट अनुभूति महसूस करते हुए एक लंबी सांस ली। ऐसा लगा मानो उसने अपने जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया हो। फोन काटने के 5 मिनट से भी कम समय बाद जियांग शिजी का फोन फिर से बजा। स्क्रीन पर डॉग ओनर दिखाई दे रहा था। कॉल कनेक्ट करने पर यह पता चला कि तियान जियानमिंग झोंगशान स्क्वायर पर पहुंचे थे और उन्होंने फोन पर एक दूसरे को पाया। क्या आप अभी भी छात्र हैं? क्या आपको मेरा कुत्ता मिला? कुत्ता कहाँ है? तियान जियानमिंग उस युवक को अपने सामने देखकर काफी आश्चर्यचकित हुआ। उन्होंने फोन पर एक युवा आवाज की कल्पना की थी, लेकिन यह उम्मीद नहीं थी कि वह व्यक्ति और भी छोटा होगा। यह तो अभी भी किसी विद्यालय का विद्यार्थी होगा। श्री तियान, पहले मैं आपसे ये पुष्टि कर लूं कि क्या आपका इनाम अभी भी कायम है? जियांग शिजी बहुत सतर्क दिख रहे थे। अपने दूसरे चाचा द्वारा कही गई बात का पूरी तरह से अभ्यास कर रहे थे। कोई खरगोश नहीं, कोई बाज नहीं। ये खड़ा है, बेशक ये खड़ा है। मैंने इनाम रखा है ना? ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें इतना पैसा नहीं दे सकता। कुत्ता कहाँ है? पहले मुझे देखने दो कि यह मेरा है या नहीं। आप चौथे व्यक्ति हैं जिन्होंने मुझे फोन करके बताया कि उन्हें मेरा कुत्ता मिल गया है। पहले 3 सभी इनाम में घोटाला करने की कोशिश कर रहे थे। नौजवान, अगर आपका भी यही इरादा है तो मैं आपको सलाह देता हूं कि आप जल्दी हार मान लें, ताकि हम एक दूसरे का समय बर्बाद न करें। तियान जियानमिंग के स्वर में जियांग शिजी के प्रति चेतावनी भरी धार थी। पिछले कुछ दिनों में कुत्ते की स्थिति के कारण उसका ध्यान भटक गया है, जिससे उसका धैर्य कम हो गया है। दृढ़ तियान जियानमिंग का सामना करते हुए ये कहना गलत है कि जियांग शिजी घबराया हुआ नहीं था, फिर भी उसने अपना धैर्य नहीं खोया। मैं तुम्हें पहले कुत्ता दिखा सकता हूं। मैं तुम्हें धोखा देने की कोशिश नहीं कर रहा हूं और मुझे आशा है कि तुम भी ईमानदार होगे। जैसे ही वह बोल रहा था, जियांग शिजी को अपने फोन पर अपने भाई जियांग शाओजी का नंबर मिला और उसने उसे डायल किया। कॉल तुरंत कनेक्ट हुई और स्क्रीन फ्लैश हुई, जिसमें जियांग शाओजी को उसका आधा चेहरा उसकी थर्मल शर्ट के कॉलर से ढका हुआ और छोटा कुत्ता दिखाई दे रहा था। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। अपने भाई की शक्ल देखकर जियांग शिजी अंदर से अवाक रह गया। अध्याय 149, इनाम सुरक्षित।
ये बेवकूफ अब किस चीज का दीवाना हुआ जा रहा है। यह ऐसा है मानो दोनों भाइयों ने छोटे बिचौन का अपहरण कर लिया हो। मिस्टर तियान, देखिए, यही वह कुत्ता है जो हमें मिला था। जैसे ही जियांग शिजी ने ये कहा, उसने अपने फोन की स्क्रीन तियान जियानमिन की ओर घुमा दी। उसे डर था कि उसके सामने वाला मूर्ख चिल्ला सकता है, भुगतान करो या हम टिकट फाड़ देंगे। वूफ 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 वूफ। वीडियो में छोटा बिचौन तियान जियानमिन को अपने मालिक के रूप में पहचानता हुआ प्रतीत हो रहा था। वह अपनी पूंछ को इतनी तेजी से हिलाते हुए खुशी से भौंक रहा था कि ऐसा लग रहा था जैसे वह हेलीकॉप्टर की तरह उड़ान भरने वाला है। जब उन्होंने स्क्रीन पर छोटे बिचौन को देखा तो तियान जियानमिन को पूरा यकीन हो गया कि यह उनका कुत्ता है। मुझे इसका कॉलर देखने दो। वीडियो में जियांग शाओजी ने सहयोगपूर्वक छोटे बिचौन के गले में किसी अज्ञात सामग्री से बना कॉलर दिखाया। कॉलर पर जियोडू शब्द देखकर तियान जियानमिन को 100% यकीन था कि यह उसका कुत्ता था। नौजवान, तुम अपनी उम्र को लेकर काफी सतर्क हो। कुत्ते की पुष्टि करने के बाद तियान जियानमिन ने अपनी आंखों में अनुमोदन के संकेत के साथ जियांग शिजी की ओर देखा। मुझे उम्मीद है कि लोग एक दूसरे पर अधिक भरोसा कर सकते हैं। मेरे माता पिता ने मुझे छोटी उम्र से सिखाया कि ईमानदारी किसी व्यक्ति के जीवन की नींव है। जियांग शिजी के शब्दों ने तियान जियानमिन को याद दिलाया कि उन्हें अपनी उम्र में भरोसेमंद बने रहना चाहिए। क्या किसी ने मेरे पास कुत्ता ला दिया है? मेरे पास इतनी नकदी नहीं है, मैं वेचेट के माध्यम से आपको पैसे हस्तांतरित कर दूंगा। धन्यवाद मिस्टर तियान, नए साल में आपके लिए अपार धन की कामना। तियान जियानमिन का पीछे हटने का कोई इरादा नहीं था। ये पुष्टि करने के बाद कि यह जियोडू है, उसने तुरंत जियांग शिजी के फोन पर 60,000 युआन स्थानांतरित कर दिए। स्थानांतरण के 1 मिनट से भी कम समय के बाद जियांग शाओजी बिचौन देने के लिए आगे बढ़े। वूफ 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 वूफ। छोटा बिचौन अपने पुरुष मालिक तियान जियानमिन को देखकर खुशी से भौंकने लगा। ओह मेरे प्रिय डूडू, आखिरकार तुम्हें मिल गया। अन्यथा जब तुम्हारी माँ वापस लौटेगी तो मुझे मार डालेगी। तियान जियानमिन जियोडू को लेने के लिए नीचे झुके और तुरंत अपनी पत्नी को, जो एक व्यापारिक यात्रा पर थी, खुशखबरी साझा करने के लिए बुलाया। उसकी पत्नी ने जियोडू को तुरंत पहचान लिया और कई दिनों से उसके दिल पर मंडरा रहा बादल आखिरकार उठ गया। लेन देन पूरा करने के बाद जियांग शिजी और जियांग शाओजी जल्दी से जियांग फैमिली मैनर की ओर वापस चले गए और सीधे अपने दूसरे चाचा के घर चले गए। दूसरा अंकल, दोनों जल्दी से अपने दूसरे चाचा के घर में घुस गए। दोनों भाइयों को देखकर जियांग ताओ, जो यार्ड में जूली के साथ इन्वेंट्री की जांच कर रहे थे, ने तुरंत उन्हें शांत होने का इशारा किया और उन पर एक सार्थक नजर डाली। भाइयों को तुरंत अपने दूसरे चाचा का मतलब समझ में आ गया और वे घर छोड़ने के लिए निकल पड़े। जूली सामान गिनने में व्यस्त थी और उसने तीनों के बीच की छोटी छोटी हरकतों पर कोई ध्यान नहीं दिया। भाइयों के जाने के कुछ ही समय बाद जियांग ताओ चुपचाप भाग गया, जबकि जूली कुछ नहीं देख रहा था और अपने 2 भतीजों से मिलने के लिए अपने भाई के घर की ओर चला गया। दूसरे अंकल, मिशन पूरा हुआ। दूसरे अंकल, क्या हमने अच्छा काम नहीं किया? भाइयों ने प्रशंसा और पुरस्कार की तलाश में उत्साहपूर्वक जियांग ताओ को अपनी सफलता की सूचना दी। आपने पहली बार ऐसा कुछ करके अच्छा किया। जियांग ताओ मुस्कुराए, दोनों भतीजों की प्रशंसा की, उनके प्रदर्शन से संतुष्ट हुए। दूसरे अंकल, मैं आपको पैसे ट्रांसफर कर दूंगा। जियांग शिजी ने जियांग ताओ को पैसे ट्रांसफर करने के लिए अपना फोन निकालते हुए कहा। जियांग ताओ ने हंसते हुए कहा, 2000 अपने पास रखो, इसे तुम दोनों में बांट लो। हे धन्यवाद दूसरे अंकल, हम आपसे शर्माएंगे नहीं। जियांग शिजी ने हंसते हुए 58,000 जियांग ताओ को हस्तांतरित कर दिए, जबकि 2000 अपने पास रख लिए। पिछली रात का छोटा सा समय और दिन का एक छोटा सा समय। दोनों भाइयों ने अतिरिक्त 1000 युआन कमाए, रोमांचित महसूस कर रहे हैं। सेकंड अंकल का अनुसरण करके आप वास्तव में पैसा कमा सकते हैं। हे दूसरे अंकल, ऐसे और अच्छे अवसरों के लिए हमें कॉल करें, हम दौड़कर आएंगे। हम आपके लिए बिना हिचकिचाहट के आग और लपटों में मार्च करेंगे। अपना इनाम प्राप्त करने के बाद भाइयों ने एक बार फिर जियांग ताओ के प्रति अपनी वफादारी व्यक्त की। अभी 1 सप्ताह भी नहीं हुआ जब जियांग ताओ ने उन्हें कड़ी मेहनत से अर्जित शुल्क दिया था, उनमें से प्रत्येक ने 1000 और कमाए। जिस गति से उन्होंने पैसा कमाया वह उत्साहवर्धक था। बेशक वे अपने दूसरे चाचा के रोमांच को महसूस नहीं कर सके। इस बार तुम्हारा प्रदर्शन अच्छा रहा, तुम परीक्षा में सफल हो गए। मैं भविष्य की नौकरियों के लिए आप दोनों को बुलाऊंगा। अंगूठी अंगूठी अंगूठी। जियांग ताओ के बोलने के ठीक बाद उसका फोन बजा और कॉलर आईडी में तियान जियानमिन दिखा। हेलो मिस्टर तियान, अनुबंध तैयार है। ठीक है, मैं अभी चलता हूं, कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें। फोन पर तियान जियानमिन के साथ एक संक्षिप्त बातचीत के बाद जियांग ताओ ने अपने भतीजे को विदाई दी और घर चले गए। जियोबिंग, आइए अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए मिस्टर तियान के घर चले। जियांग ताओ थर्ड ब्रदर के पास गए और उन्हें अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए तियान जियानमिन के घर जाने के लिए आमंत्रित किया। तीसरे भाई ने विश्वविद्यालय में लेखांकन में विशेषज्ञता हासिल की। हालांकि उसने स्नातक स्तर की पढ़ाई के बाद संबंधित करियर नहीं बनाया और उसका अधिकांश ज्ञान उसके शिक्षकों को लौटा दिया गया था। लेकिन वह निश्चित रूप से जियांग ताओ से बेहतर थी, जो कुछ भी नहीं जानता था।
पहले ये जियांग बिंग ही थे जिन्होंने उस निवेश योजना के लिए अनुबंध का मसौदा तैयार किया था जिसमें उन्होंने संयुक्त रूप से उद्यम किया था। सभी का योगदान जियांग बिंग को सौंपा गया था, जिन्होंने उनकी ओर से धन का प्रबंधन किया था। अकाउंटेंट और ड्राइवर जियो बिंग अपने गैर जिम्मेदार दूसरे भाई के सामने असहाय थी। दोनों एक साथ तियान जियानमिंग के घर गए। तियान जियानमिंग ने आज जो 2 अनुबंध प्रस्तुत किए वे स्पष्ट रूप से पेशेवर तरीके से किए गए थे। सभी धाराएं बहुत ही पेशेवर थीं, जिनमें कोई स्पष्ट नुकसान नहीं था। जियांग बिंग ने अनुबंध का गहन अध्ययन किया। यह पुष्टि करने के बाद कि कोई समस्या नहीं है, दोनों पक्षों ने पार्टी ए और पार्टी बी के स्थानों पर अपने नामों पर हस्ताक्षर किए। हस्ताक्षर करने के बाद जियांग बिंग ने तियान जियानमिंग को 500,000 का पूर्व निर्धारित हस्तांतरण किया। भुगतान प्राप्त करने के बाद जियांग ताओ और जियांग बिंग ने अनुबंध लिया और चले जाने से पहले तीनों ने थोड़ी बातचीत की। आज तक तियान फैमिली मैनर का गाय फार्म आधिकारिक तौर पर जियांग ताओ और उसके सहयोगियों का है। एक बार सौदा पक्का हो जाने के बाद जियांग ताओ ने तियान फैमिली मैनर काउ फार्म वीचेट समूह के 5 सदस्यों को परियोजना की प्रगति की सूचना दी। इस बार जियांग ताओ पर भरोसा करते हुए और परिणामस्वरूप आश्वस्त होकर सभी ने एक साथ रैली की। फिर जियांग ताओ ने अपने भतीजे तियान शियाओगुआन को फार्म प्रबंधक के रूप में पदोन्नत करने के बारे में समूह में सभी की राय मांगी। जियांग ताओ और तियान जियाओगुआन के बीच घनिष्ठ संबंध के बारे में हर कोई जानता था, इसलिए स्वाभाविक रूप से कोई आपत्ति नहीं थी और प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हो गया। अध्याय 150 80,000 मूल्य का नीला और सफेद कटोरा और भतीजा जो आदमी बन गया। क्या मुझे मौके पर प्रबंधक बनना चाहिए? मैं सिर्फ गाय चराने वाला हूं, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं? जब तियान जियाओगुआंग ने अपने भतीजे की नियुक्ति के बारे में सुना तो वह काफी आश्चर्यचकित रह गया। हालांकि अंदर से वह एक नेता बनना चाहता था, ऊंचा उठना और सम्मान पाना चाहता था, लेकिन उसे डर था कि वह इसे अच्छी तरह से नहीं कर पाएगा और उसके भतीजे को शर्मिंदा होना पड़ेगा, इसलिए उसने सहज रूप से इनकार कर दिया। जैसा कि पुरानी कहावत है, अवसर उन्हीं के लिए हैं जो तैयार हैं। सामान्य लोग बिल्कुल भी तैयारी नहीं करते हैं और जब अवसर उनके सामने आते हैं तब भी वे उनका लाभ उठाने की हिम्मत नहीं करते हैं। 53 साल की उम्र में तियान शियाओगुआंग ने समाज में कदम रखने से पहले मिडिल स्कूल की पढ़ाई भी पूरी नहीं की थी। उन्होंने विभिन्न प्रकार की नौकरियों में काम किया था, निर्माण मजदूर, रेस्तरां रसोई सहायक, सुरक्षा गार्ड, फैक्ट्री कर्मचारी, कुली, लोडर इत्यादि। जब तक वह 40 वर्ष का नहीं हो गया तब तक वह तियान परिवार के बीफ फार्म में नहीं आया और यहाँ एक पशु कार्यकर्ता बन गया। उन्होंने जो काम किए वे विविध थे, लेकिन उनमें एक बात समान थी, वे सभी सबसे निचले पायदान पर थे। सबसे गंदा और सबसे थका देने वाला काम करना, सबसे कम वेतन कमाना, दशकों तक निचले स्तरों पर संघर्ष करना, फिर भी निचले पायदान पर बने रहना। इतने वर्षों तक काम करने के बाद तियान जियाओगुआंग कभी भी समूह नेता नहीं रहे। इतने बड़े पशु फार्म का प्रबंधक बनना तो दूर की बात है। हालांकि उसकी निगरानी के लिए बहुत से लोग नहीं होंगे, फिर भी वह सैकड़ों मवेशियों का प्रभारी होगा, इसलिए जिम्मेदारी छोटी नहीं थी। तियान शियाओगुआंग जैसे किसी व्यक्ति के लिए जिसने कभी कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाई थी या अधिक जिम्मेदारी न लेने की आदी हो गई थी, दबाव बहुत अधिक था। दबाव का सामना करते हुए बहादुर चुनौतियों का सामना करेंगे, लेकिन सामान्य लोग सहज रूप से उनसे बच जाते हैं। तियान शियाओगुआंग बेहद साधारण होने की हद तक साधारण था। दशकों तक निष्क्रिय पड़े रहने के कारण उनकी महत्वाकांक्षा और आत्मविश्वास बहुत पहले ही खत्म हो चुके थे। मैं कहता हूं कि आप ये कर सकते हैं, इसलिए आप कर सकते हैं। अब तियान फैमिली के बीफ फार्म पर अंतिम फैसला मेरा है। अब से आप यहाँ प्रबंधक होंगे। जियांग ताओ के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन उसका लहजा निर्विवाद था, मानो तियान शियाओगुआंग से परामर्श करने के बजाय नियुक्ति कर रहा हो। जियांग ताओ अपने चाचा को अच्छी तरह से जानता था। वह उस प्रकार का व्यक्ति था जो कोड़े से उकसाए जाने पर कुछ कदम चल देता था, अन्यथा वह हिलेगा नहीं। कुछ चीजों के लिए जोर की जरूरत होती है। उन्होंने 1 दशक से अधिक समय तक फार्म में काम किया था। जिस चीज में महारत हासिल करने की जरूरत थी उसमें महारत हासिल की थी, जो समझने की जरूरत थी उसे समझा था। प्रबंधक के पद को संभालने में पूरी तरह से सक्षम थे। बात सिर्फ इतनी थी कि उनमें आत्मविश्वास की कमी थी। आत्मविश्वास के अभाव में जियांग ताओ उसे इसे पुनः प्राप्त करने में मदद करेगा। अंकल, बस मेरे भाई की बात सुनो। जब आप बाहर जाकर कहेंगे कि आप मैनेजर हैं तो ये बहुत प्रभावशाली होगा। हो सकता है कि आप हमारे लिए कोई आंटी ढूंढ लें, हमें कोई चचेरा भाई या कुछ और दे दें। हाँ टिल्डा। जियांग बिंग ने सूरजमुखी के बीज खाते समय मजाक किया और अपने चाचा को चिढ़ाना नहीं भूली। लेकिन उसे क्या पता था, उसका भाई सचमुच ऐसी योजना बना रहा था। हालांकि उन्हें तियान मिंगरों के बारे में जानकारी मिल गई थी। भाई टोंगजी ने उनकी मैच दर 95% आंकी, जो व्यावहारिक रूप से एक तय सौदा था। लेकिन मवेशी कार्यकर्ता कहना निश्चित रूप से प्रबंधक जितना अच्छा नहीं लगता। बाहर की दुनिया में किसी की पहचान स्वयं प्रदत्त होती है। अधिक ग्लैमरस पहचान मंगनी में महत्वपूर्ण बढ़ावा लाती है। इसलिए जियांग ताओ का लक्ष्य पहले अपने चाचा को बेहतर बनाना, उनके रैंक को ऊपर उठाना था। फिर उसके और तियान मिंगरों के मिलने का अवसर खोजें, ये सुनिश्चित करते हुए कि कुछ भी गलत न हो।
अरे तुम लड़की अपने चाचा का मजाक उड़ा रही हो। मेरी उम्र में मैं किस पत्नी से शादी कर रहा हूँ, मेरे कौन से बच्चे हैं। तियान जियाओगुआन को अपनी भतीजी के मजाक से थोड़ा शर्मिंदगी महसूस हुई। हालांकि उन्होंने इसका जोरदार खंडन किया, लेकिन कौन आदमी स्वेच्छा से कुंवारा रहता है। ये सब पैसे के मुद्दे पर आता है। यदि वह ऐसा कर सकता तो कौन एक सुंदर पत्नी से शादी नहीं करना चाहेगा। उसके स्मार्ट और प्यारे बच्चे होंगे और वह एक खुशहाल पारिवारिक जीवन नहीं जीना चाहेगा। जियांग ताओ और जियांग बिंग विदाई से पहले दोपहर तक खेत में रहे। जैसे ही वे चले गए, जियांग ताओ ने अपने चाचा को 100 युआन छोड़ दिए और उनसे समय होने पर 50 लॉटरी टिकट खरीदने के लिए कहा। बेशक पता तियान मिंगरोग के लॉटरी स्टोर पर निर्दिष्ट किया गया था। दोपहर के समय जियांग ताओ के परिवार ने अभी भी उसकी मां के घर पर दोपहर का भोजन किया। ब्रेस्ड बीफ, स्ट्यूड बीफ, मछली, झींगा, ये शानदार था। भोजन के बाद जियांग बिंग और जूली ने अपनी ऑनलाइन दुकान पर काम करना जारी रखा। जियांग ताओ ने ड्राइव के लिए लिटिल कॉटन पैडेड जैकेट ली, जबकि वांछित पोस्टरों की दोबारा जांच करने के लिए चुपचाप पुलिस स्टेशन गए। हालांकि सबसे मूल्यवान की सूचना उसने पहले ही दे दी थी, फिर भी कुछ ऐसे थे जिन पर 50,000 का इनाम था। छोटे छोटे पुरस्कार भी जुड़ जाते हैं। जैसे ही सुनहरा सूरज पश्चिम में डूब गया और जैड खरगोश पूर्व में उगाया, दोपहर जल्दी बीत गई। रात्रिभोज उसके माता पिता के घर पर मौज मस्ती करने का एक और अवसर था। आज की रात विशेष रूप से जीवंत थी क्योंकि उनके सबसे बड़े भाई और भाभी अपने 2 बेटों को लेकर आए थे। जियांग ताओ के 3 लोगों के परिवार के शामिल होने के साथ पूरा परिवार कम ही एक साथ इकट्ठा होता है। रात्रि भोज के बाद थर्ड ब्रदर जूली, जियांग जू और उनकी मां को नेजा को दूसरे दौर में देखने के लिए ले गया। हाल ही में नेजा 2 वैश्विक बॉक्स ऑफिस चार्ट में शीर्ष 100 में शामिल हो गई है। घरेलू माहौल एकदम से भड़क उठा। वैश्विक बॉक्स ऑफिस रैंकिंग में शीर्ष 100 में प्रवेश करने वाली यह पहली घरेलू फिल्म थी। इसने चीनी संस्कृति के प्रचार प्रसार को जबरदस्त बढ़ावा दिया। कई घरेलू कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को फिल्म दिखाने के लिए थिएटर बुक करके नेजा का समर्थन किया। कई नेटिजन्स दूसरी या तीसरी बार देखने के लिए लौटे। कुछ लोगों ने नेजा को अकेले भी 10 बार देखा, जिसने बॉक्स ऑफिस पर महत्वपूर्ण योगदान दिया। वांग जियाओबाई ने जियांग ताओ को जो टिकट दिए थे वे सभी अभी तक उपयोग नहीं किए गए थे, एक बार फिर समर्थन दिखाने के लिए बिल्कुल उपयुक्त। रात के खाने के बाद उनके पिता और ओल्ड सन जियांग तियानमिन के साथ शतरंज खेलने के लिए अगले दरवाजे पर गए। तीनों पुराने दोस्त हाल ही में एक दूसरे से अलग नहीं हुए थे और काफी अच्छे से मिल रहे थे। जियांग ताओ इसे एक बार देखने के बाद दोबारा जाने की जहमत नहीं उठा सका, बल्कि अकेले ही घर वापस चला गया।